प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा विषय रहेगा जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता। प्रसाद की रचनाएं अतीत की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, परंतु यदि किसी कारण से वे अपने समय से खारिज की जाएगी तो दुनिया की अनेक श्रेष्ठ रचनाओं को भी अपने समय से निष्कासित होना पड़ेगा। समय की स्थूल उपस्थिति ही तो प्रासंगिकता का मापदंड नहीं है, वरना अखबार नवीसी के ढंग से लेखन ही सबसे अधिक प्रासंगिक साहित्य होता। ऐसे भी बहुत से लेखक हैं जो बिल्कुल आज के उपादान लेकर लिखते हैं, परंतु उनका साहित्य अतीतपोषी और पिछड़ा हुआ होता है, जबकि पुराने और आदिम परिवेश को लेकर लिखने वाले अनेक लेखक तुलनात्मक रूप से अधिक आधुनिक होते हैं। ऐसे ढेरों प्रमाण विश्व साहित्य में मिलते हैं। वास्तव में रचना की प्रासंगिकता विषय की पुरातनता या नवीनता से नहीं होती, उसके प्रति रचनाकार के सृजनात्मक आचरण से होती है। इसीलिए बिना ये जाने कि लेखक विचार और प्रयोजन की किस धरती पर खड़ा है, उसके पीछे कौन कौन सी दृष्टि, उत्प्रेरक और सृजन विवेक काम कर रहा है, उनका जीवनानुभव कितना खरा और गुणात्मक है, ये उसे सृजक आचरण में कैसे बदलेगा, लेखक की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा देना अपने आप में अप्रासंगिक है। लेखक युगबोध को संप्रेषित करने के लिए इतिहास का कोई भी प्रसंग ले, किसी भी कालखंड को औजार बनाए या कहीं से भी विषय चुने, इस पर कोई भी कहीं से भी और कभी भी आपत्ति नहीं उठा सकता। उल्टे दो कालों, दो भूमियों और दो विषयों को जोड़ने की क्षमता उसी रचनाकार में हो सकती है जो विराट संवेदनशील प्रतिभा से संपन्न हो, और प्रसाद के मन में तो नहीं, तीन काल थी। उन्होंने कहा, अतीत और वर्तमान को देखकर भविष्य का निर्माण होता है, इसीलिए हमको साहित्य में एकांगी लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। उनकी राय में यथार्थवादी साहित्य एकांगी है, क्योंकि वह कालबद्ध और स्थूल घटना पर कहता है। प्रसाद का अतीत का उपयोग व्यापक काल आयाम और जीवित भाग की तरह करते हैं, जीवन के सर्वांगीणता की एक छोर के रूप में नहीं। स्कंदगुप्त के मंचन अनुभव के संदर्भ में शांता गांधी ने लिखा कि आज हमें भी ऐसे स्कंदगुप्त की तलाश है जो प्रकट होकर मान स्वार्थ त्याग के द्वारा इस देश की एकता की रक्षा कर सके और उसे दृढ़ बना सके। इतिहास की उपस्थिति को युग और तलाश में बदल देने वाली रचना क्या मरे हुए इतिहास का उत्खनन भर है? प्रसाद ने इतिहास की इतिहास दृष्टि से प्राचीन दर्शनों से जीवन तत्व बोध में बदलने का जो दुस्तर कार्य किया है, वह साधारण प्रतिभा के बस का काम नहीं है। प्रसाद के संपूर्ण नाटक विशाख में राज्य, धर्म, जाति और व्यक्ति के पारस्परिक द्वंद्व और राज्य और धर्म द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन जैसी समस्याएं उठाई गई है। भारतीय समाज में निम्न जातियों का जिस प्रकार से सत्ता और धर्म शोषण करते हैं, उसके विरुद्ध विशाख ने प्रसाद का स्वर बहुत तीखा है। राजा नरदेव नाग सुश्रुवा की भूमि और बुद्ध विहार को दान में देता है। इस विहार में भ्रष्टाचार फैला है। वह नाग कन्या चंद्रलेखा को बंदी बना लिया जाता है। उसे छुड़ाने के लिए राजा विहार को जला देता है, लेकिन खुद चंद्रलेखा को हड़पना चाहता है, जबकि स्वयं चंद्रलेखा विशाख नामक दरिद्र ब्राह्मण से प्यार करती है। राजा का दूत महापिंगल पहले राजा के लिए उसे बौद्ध भिक्षु के माध्यम से धार्मिक किस्म का षड्यंत्र द्वारा उपलब्ध कराना चाहता है। बाद में स्वयं अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। विशाख उसकी हत्या कर देता है। राजा विशाख और चंद्रलेखा को सूली पर चढ़ाने का आदेश देते हैं तो नाग लोग राजमहल में आग लगाकर उसे अपना साथ लेकर भाग जाते हैं। यदि इस पूरी कहानी पर गौर करें तो प्रसाद की विचारधारा में प्रारंभ से जो घटित हो रहा है उसका आभास हम पा सकते हैं। वे सत्ता और धर्म की मिली भगत द्वारा निम्न जातियों के शोषण और व्यक्तिगत स्वाधीनता के अपहरण के प्रबल विरोधी हैं। इस अर्थ में वे विद्रोही हैं। राजा के द्वारा नागों की भूमि को मठ के लिए दे देने पर विशाख कहता है कि ऐसे तो धर्मांध कहें कि या दुष्ट आत्मा, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि दूसरों का गला घोंटकर कोई धर्मशाला, मठ और मंदिर बना देने से उसके पाप नहीं धुल जाते। प्रसाद की भ्रष्ट धनिकता और सत्ता की तुलनात्मक सचरित्र दरिद्रता को ऊंचा स्थान दिया है। चंद्रलेखा राजा को ठुकरा कर गरीब ब्राह्मण विशाख की पत्नी बनना पसंद करती है। प्रसाद के संपूर्ण नाटक साहित्य में धन और सत्ता मत के सारे दुर्गुणों, अपहरणों और अत्याचारों की जड़ से पनपे।
प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक निरंतर राष्ट्र की धड़कनों के समानांतर अपनी गति और दिशा पकड़ते रहे, ये संयोग नहीं है, ऐसा उन्होंने जानबूझ करके किया है। 1921 के आसपास देश के सांप्रदायिक दंगों का उन्माद फैला हुआ था। इसे रोकने के लिए महात्मा गांधी ने 21 दिन का उपवास किया था। दोनों जातियां एक दूसरे के आक्षेप लगा रही थी, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे समय प्रसाद ने पौराणिक नाटक जन्मेजय का नागयज्ञ लिखा। ये दो जातियों के संघर्ष के कारणों की पड़ताल की गई और समाधान खोजने का प्रयत्न किया गया। कहा जाता है कि दो जातियां के द्वंद्व और वैमनस्य के लिए किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही आर्य हो या दूसरा नाग। नाटक के अनुसार एक शत्रुता कि आर्य की भूमिका नागों से कम नहीं है, उसका प्रतीकार्थ स्पष्ट करने की जरूरत हो तो समकालीन उपादानों में रचे उपन्यास तितली का ये कथन देख सकते हैं। हिंदू मुसलमान ईसाई सब भेद मनुष्यकृत है। धार्मिकता के आडंबर और उच्च कुलोद्भवता के अहंकार आदि के नीचे मनुष्य की पशु प्रवृत्ति सजग रहती है। प्रसाद जब इतिहास पुराण आदि से भी इसी पशु प्रवृत्ति की तलाश करते हैं तो उनकी दृष्टि इतिहास और पुराण पर नहीं, आधुनिक जीवन पर बढ़ जाती है। वे धर्मांधता, स्वार्थ, हिंसा और पशुवृत्तियों पर टिकी हुई है। जब वे भिन्न क्रियाओं और संदर्भों के समाधान की ओर बढ़ते हैं तब भी उनकी चेतना में मूलतः समाधानों और संबंधों के वे समीकरण रहते हैं जिनकी जरूरत वे आज भी समझते हैं। उनका कहना है कि जब तक संबंध पक्ष स्वयं अपनी त्रुटियां नहीं महसूस करते, शनि के किसी स्थायी बंधन में नहीं बांधते, तब तक ये समस्या का दीर्घकालीन समाधान नहीं हो सकता। ये प्रसाद का स्थायी मत है जो भांति भांति उनके समीकरणों में व्यक्त हुआ है। आज फिर देश विघटन के तिराहे पर खड़ा है। कट्टर सांप्रदायिक शक्तियां देश को जर्जर कर रही है। क्षेत्रीयता, जातिवाद, उग्रवाद का जामा पहनकर देश में अखंडता का मुंह चिढ़ा रहा है। सत्ता ने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया है। साधारण आदमी के लिए स्वाधीनता पग पग पर दूभर है। पंच मांगी और कृतघ्न देश में सक्रिय है और बाहरी देश उस पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए हैं। आज भी आशा की किरण नहीं, सामान्य गरीब जनता है जिसके पर्णदत्त और देवसेना ने देश को बचाने के लिए भीख मांगी है। देश की एकात्मकता के लिए आज भी चाणक्य जैसी चातुरी और चंद्रगुप्त जैसी तेजस्विता और पर्ण जैसे आत्म बलिदान की आवश्यकता है। शीरण की उद्घोषणा फिर जरूरी हो उठी है। मेरा देश मालवा नहीं है, गंधार भी है, इसीलिए समस्त आर्यव्रत है। आज भी आप क्या इस ऐतिहासिक कृतियों की तत्कालीन और वर्तमान प्रासंगिकता को प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं? प्रसाद में समय की पहचान हमेशा ही जटिल रही है। हृदय की धड़कन जैसे छाती पर कान लगा करके सुनी जा सकती है, वैसे प्रसाद इतिहास, शिल्प और आदि में सहज हुई समय की धड़कन सुनने के लिए हमें तन्मय अंतरंगता बरतनी पड़ती है। परंतु कभी कभी अंतर प्रभावी लेखक में भी समय का द्वार अपनी परिधि लांघ सकता है। ये रचना में अलग खड़ा हो जाता है, रचना में विसंगतियाँ पैदा हो जाती है, परंतु इतना तो स्पष्ट ही है कि भीतर छिपा दबा कर क्या रखा जा सकता है। इसका एक रोचक उदाहरण कामायनी में दूंगा। कामायनी से देते हैं, जिसे प्रसाद ने प्रगतिशीलता के पक्ष में खड़े शान से उद्धृत किया है, बिना इस बात के चिंता किए कि दर्शन के उत्तोलन की तरह वे उद्वेलित पंक्तियाँ भी कामायनी में आंतरिक लय तोड़ती है। खैर, प्रसाद अपने युग के यांत्रिक दबाव से बहुत तीव्रता से अनुभव कर रहे थे, क्योंकि उनमें आदमी के हाथ में काम छीन लिया गया था। समाज में टक्केवादियों का प्रभुत्व बढ़ाकर शोषण का कुचक्र चला दिया था। मनुष्य मशीन का स्वामी है, दास नहीं। इस मुहावरे उसी युग के हैं जब विषमता प्रेरक यांत्रिक दबाव की अनुभूति कामायनी के काम में लयात्मकता और देश सीमा को तोड़ते हुए प्रकट हो रही थी। प्रकृति शक्ति तुम्हें यंत्रों ने सबसे छीनी, शोषण कर जिंदगी बना दी जर्जर झीनी। आदि युग में यांत्रिकता कहाँ से आ गई और यांत्रिकता के युग में स्वचालित यंत्र युग का आरंभ होता है। खेतों और औजारों वाले युग में नहीं बल्कि कृषि युग में औजार मनुष्य श्रम की सहभागिता होता है, जबकि यंत्र युग में ऐसा नहीं था। एक बटन दबाते सैकड़ों हाथ बेकार हो जाते थे। मशीन मनुष्य श्रम का स्थानापन्न हो जाता था। क्या मनोयुग में ऐसे यंत्रों की कल्पना की जा सकती है? फिर भी समकालीन यांत्रिक दबाव की प्रबलता के कारण प्रसाद जैसा
कभी यदि असावधानी कर बैठे तो शांत समुद्र के रत्न बहुत गहराई से छिपे होते हैं, परंतु जब उन्हें ज्वार उठता है तो कभी कभार कुछ रत्न किनारे पर फेंक जाते हैं। समय की तीव्रता के दबाव में उक्त पंक्तियों के सतह पर आ जाने के कारण है, फिर भी वहाँ पाठक का स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है कि प्रसाद के भीतर समय कितनी प्रबलता से उमड़ता रहा है। प्रसाद युग में स्त्री की स्वाधीनता और शोषण से मुक्ति की समस्या समाज के केंद्र में है। दूरो स्वामिनी में प्रसाद जी ने जिस समस्या को छुआ, अंत तक निभाया, वह उस युग की असाधारण जोखिम था। हिंदू कोड बिल तो बड़ी समस्या कठिनाई से छठे दशक में हिंदू स्त्री को तलाक और पुनर्विवाह का संवैधानिक अधिकार देता है, परंतु प्रसाद जैसा सृष्टा उसे तीसरे दशक में अधिकार दे देता है, और वह भी शताब्दियों के पूर्व धर्मशास्त्रीय प्रमाण देकर। भूमिका में ही प्रसाद जी ने रूढ़िवादियों पर उन्हीं के शस्त्रों का आक्रमण किया है, उन्हीं से स्रोतों से समाधान किया है। पंडित और कुलीनों ने जिस भ्रांत नैतिक मूल्यों का प्रचार करके साधारण जनता के मन में टेबू बना रखे थे, जयशंकर प्रसाद उसे तोड़कर जनता को सत्य के साक्षात्कार करा दिया। शास्त्र और व्यवहार के दुधारे से अंतरपोषी अहम और अंधी परिपाटी के प्रहार करने वाली इस रचना से आप क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली कहेंगे? मेरा ख्याल है कि हम समाज के उखड़े मुर्दों को साहित्य ने गाड़ने का काम किया। ये उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि प्रसाद ने लगभग पूरा साहित्य नारी की खोई हुई अस्मिता और गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित करने का गंभीर प्रयास है। उन्होंने स्त्री पुरुष की समानता के लिए अपनी विशिष्ट धार्मिक शैली में स्त्री हट को पुरुष हट की इच्छा के साथ बनाकर इतिहास का अंतराल को पाट दिया है। देवसेना चंपा जैसी नारियां अबला नहीं है, वे कोमल हैं, भावमयी है, एकनिष्ठ प्रेमिकाएं हैं, परंतु इतनी अड़ियल है कि देखिए जिन कारणों से स्त्रियां मन से हारती है वह अपने पराजय का माध्यम नहीं बनने देती। स्त्री शोषण के कारणों को पहचान कर प्रसाद ने प्रेम को सेक्स से हटाकर नारी महत्व और भीतर स्थापित किया। इतिहास की कल्याणी यदि पुरुष वेश में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु से लोहा लेती है, तो विजय कानी की आज की विधवा सुंदरी पुरुष को आत्महीन कायरता के लिए उभारती है। वे नारियां सास की उस भूमिका पर है जिस पर पुरुष अपना दावा करता रहा है। प्रसाद जी की एक भी खूबी है कि वे न तो नारी स्वतंत्रता का व्याख्यान देते हैं, न कोई ऐसा घटना व्यापार रखते हैं जिससे लगता है कि स्त्री अपने ही पदार्थ या काम यंत्र बनाए जाने के विरुद्ध कोई मैदानी लड़ाई लड़ रही है। वे मात्र स्त्री की अंतरचना बदल देते हैं, संबंध बोध और संबंध तेवर बदल देते हैं। इसी कारण से उसका व्यक्तिगत भूमिका को सामाजिक, राष्ट्रीय और नैतिक परिप्रेक्ष्य देकर समय के ऐसे निशान मिटा देते हैं जिससे व्यक्ति कालबद्ध होता है। लेखक के मन में स्त्री पुरुष के बीच लैंगिक कारणों से उत्पन्न विषमता के प्रति कितना तीव्र विरोध और विद्रोह था, इसे उसने अपने इस अनोखे माध्यमों से कहा कि हैरत होती है कि कामायनी में उसने स्त्री को पुरुष की समानता में खड़ा करने के लिए व्याकरण को ही तोड़ दिया। बनु ने जब श्रद्धा से पहले भेंट होती है, यानी आदि पुरुष की आदि नारी से, तो मनु की जिज्ञासा के उत्तर में श्रद्धा का जो परिचय देने से पहले कवि ने भूमिका संबंधी सूत्रों का जोड़ने वाले भाषा न होकर भाषा को स्त्री और पुरुष नए संबंधों की तमीज देने का नए व्याकरण लिखा है। वह कहता है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष दे रहा है कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। कवि को लगता है कि मनुष्य को ठीक करने के लिए पहले उसे भाषा को ठीक करना होगा, क्योंकि उसी से वह सोचता है। भाषा की जड़ों में फैले विषमता के तंतुओं को निकाल फेंकना नवजागरण के कवि को जारी रखा। क्रिया और संज्ञा पदों में पुल्लिंग बनाकर प्रसाद ने अपनी अनोखी व्यंजक वक्र शैली में जिस समानता की स्थापना की वह सराहनीय पक्ष है। रामायण की भाषा कैसी है, इस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है, लेकिन
प्रसाद जी ने अपने सृजन में जो भावना रखी है उसके महत्व को पहचाना जा सकता है। उन्होंने भारतीय नवजागरण युग के मुख्य चेतना के रचनात्मक उत्कृष्टता और संवेदनशीलता के साथ काम किया है। वे अपने युग की संकल्पात्मकता में अस्मित्वान करने की कोशिश की है। प्रसाद के नाटकों में अन्वेषण परक अनूठी भूमिका और नवजागरण के उत्तरदायी कर्म के रूप में देखना होगा। अंग्रेज और यूनानी इतिहासकार जिस वैज्ञानिक पद्धति पर इतिहास का अन्वेषण करने का दम भरते हैं उसे बल्कि उससे भी विकसित पद्धति प्रसाद के इतिहास में खोजा है। न सिर्फ खोजा बल्कि उसे सृजनात्मक प्रतिभा से काल देश और कालोत्तर अर्थ व्यंजना भी दी है। इसके अलावा यदि हम विचार करें तो प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक में यूनान की कन्या से यूनानी सैनिकों द्वारा बलात्कार की कोशिश और चंद्रगुप्त द्वारा उसकी रक्षा के माध्यम से प्रसाद ने भारतीय और विदेशी सभ्यता के अंतर को दिखा दिया, यानी दिखाया कि सभ्यता किसे कहते हैं। इतिहास का संदर्भ प्रसाद के यहाँ अंग्रेजों और भारतीयों में स्थानांतरित हो जाता है, ये उसकी ध्वन्यात्मक विशेषता है। दांडे वायन का आश्रम प्रसंग यदि चंद्रगुप्त नाटक से निकाल भी दिया जाए तो उसकी नाटकीयता में कोई कमी नहीं आती। कुछ नटकर्मियों को ये जरूर खटकता है, परंतु प्रसाद का यह प्रसंग भारतीय संस्कृति के विराट आयोजन की प्रस्तुति के लिए रचा है। ऐतिहासिक रचनाओं में ये इतिहास के बारे सांकेतिक है, जिसे वास्तविक अर्थ वर्तमान प्रसंगों को लेकर के लिखी रचनाओं से खुल सकता है। चंद्रगुप्त में भारत और यूनान के माध्यम से जो प्रकट हुआ है वो तितली में भारत और इंग्लैंड के माध्यम से व्यक्त हुआ है। यदि निम्न धरातल पर देखा जाए तो अंग्रेज अफसर भारत की गरीबी, गंदगी, विषमता और सभ्यता पर प्रहार करते हुए अपने को बड़ा सभ्य और ऊंचा समझते थे। तितली में शैला और इंद्रवृत्त के माध्यम से इंग्लैंड के सभ्य समाज की पोल खोल के रख दिए। जहाँ भी गंदी बस्तियाँ भारत में भी बदतर है और पूंजीवादी व्यवस्था की कोड को उजागर करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में विदेशों की तुलना में बार बार भारत को रखने का वास्तविक प्रयोजन हमारी समझ में आता है। और भी कई पक्ष हैं, अपन ने आज केवल चर्चा की प्रसाद जी के राष्ट्रवादी विचारों पर और स्त्री संबंधी विचारों पर, वो भी नाटकों के माध्यम से, और अन्य प्रसंगों पर अपन कल विचार करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।